योर बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एपोप्टोसिस पाथवे के बारे में, जिसको हम एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे कहते हैं। लास्ट सेशन में इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था वो इंट्रिंसिक पाथवे पे था, और आज मैं आपको एपोप्टोसिस पाथवे के एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताने वाली हूँ। और ये एक शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक प्रोसेस है जिसको मैं जस्ट डायग्राम में ही सारी चीज़ों को क्लियर करा दूँगी। एक शॉर्टकट व्यू है। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल मेरे सारे लेक्चर्स वीडियो पसंद आते हैं, आपको समझ में आते हैं, मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो एपोप्टोसिस का पाथवे था, जो कि पूरा एक प्रोग्राम डेथ सेल को शो कर रहा था, उस पे हमने जो है बहुत सारे प्रोसेस देखे। मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने इंट्रिंसिक पाथवे नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आज का जो लेक्चर वीडियो है उसको समझने में थोड़ी बहुत आपको आसानी हो सकती है। और मैं अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ से भी डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू भी वीडियो पे आ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम बात क्या कर रहे थे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल हो रहा है ना, जो सिग्नल सेल के पास आ रहा है, वो आपका क्या है, एक्सटर्नली आ रहा है, बाहर से आ रहा है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या था, अंदर से हो रहा था। तो एक्सटर्नली जब सिग्नल आ रहा है, या आप कह सकते हो कि सिग्नल की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो बाहर से हो रही है, बाहरी तरीके से हो रही है, तो उसकी वजह से इस पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे कह रहे हैं, ठीक। अभी आपको ये इमेज नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस का एक इमेज है, और मैं आज के एक सेशन में इसी इमेज में सारे प्रोसेस के बारे में बात करूँगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आपको रिसेप्टर दिख रहा है, ये आपको रिसेप्टर दिखा, ठीक है। और इसी का एक लिगेंड भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लाइगेंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये लाइगेंड आपको दिख रहा है, ये टीएनएफ है, और ये टीएनएफ का लाइगेंड भी है, और टीएनएफ का रिसेप्टर भी है, ठीक है। और टीएनएफ क्या है, टीएनएफ का फुल फॉर्म है ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली। स्टूडेंट्स, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली। तो आपको अभी तक क्या पता चला, आपको पता चला कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस में जो होता है, वहाँ पे जो सिग्नल होती है वो बाहर से ओरिजिन होती है। एक पहला पॉइंट आपको ये पता चला, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको क्या पता चल रहा है कि इस पाथवे में आपको दो बंदे नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा है लाइगेंड, और एक आपको नज़र आ रहा है रिसेप्टर। ओके, अभी तक आपको इतना मैंने आपको बताया। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हम वो देखेंगे। टीएनएफ के बारे में भी पता चल गया कि टीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली, ठीक, इतना क्लियर है। अभी चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने जैसा कि बोला कि यहाँ पे एक लाइगेंड है और एक हमारा रिसेप्टर है, ठीक। तो जो रिसेप्टर है, यानी लाइगेंड का जो रिसेप्टर टीएनएफ रिसेप्टर है, जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली से बिलोंग करता है, जो उसका फुल फॉर्म है, उसका नाम इसीलिए ट्यूमर क्यों पड़ा, क्योंकि वो क्या करता है, सबसे पहले उसमें देखा गया था, साइंटिस्ट ने जो खोजा था कि कैंसर के सेल्स में कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैंसर के सेल्स में सबसे पहले टीएनएफ को देखा गया था, खोजा गया था, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया, इसकी फैमिली रख दी कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, अभी
क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो जो लाइगेंड है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे जो आप लाइगेंड को देख पा रहे हैं, ये बंदा है जो लाइगेंड है। ये सबसे पहले जो लाइगेंड है रिसेप्टर से क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, अभी ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है। और ये जो ऑरेंज कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, लाइगेंड है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि लाइगेंड जो है रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, जैसा कि हमने एपोप्टोसिस के प्रोसेस में पढ़ा ही था, है ना। तो अब या सेल सिग्नलिंग को ही आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी हम देखते थे कि रिसेप्टर से ही लाइगेंड हमारा आके बाइंड करता था। तो अभी रिसेप्टर जो है, मतलब सबसे पहले लाइगेंड जो है रिसेप्टर टीएनएफ से बाइंड कर रहा है। पहला चीज आपको ये समझ में आया इस प्रोसेस में, सबसे पहले रिसेप्टर जो है आपका किससे बाइंड कर रहा है, लाइगेंड से बाइंड कर रहा है। अब रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, अब आप देखिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ध्यान से अगर देखिए तो आपको एक चेन जैसा ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। अब इस चेन जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस चेन जैसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, मैंने एक बहुत बेसिक डायग्राम पे बात की हुई है जो कि आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत टफ नहीं है, ये आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको आज बहुत बेसिक तरीके से ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या हुआ, लाइगेंड रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया, पहला स्टेप तो हो गया, ठीक। अभी क्या है, रिसेप्टर कहाँ बैठा है वो भी हम देख लेते हैं। रिसेप्टर बैठा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। और रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन भी है, देखो आधा बाहर है और आधा अंदर है ना। आप ध्यान से ग्रीन कलर वाले हिस्से को देखो तो आधा रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और आधा बाहर है कि नहीं। तो इस हिसाब से वो ट्रांसमेम्ब्रेन है ना। और एक्सटर्नली साइट के साथ वो इंटरनल साइटोसोलिक साइट से भी कनेक्टेड है ना। तो लोकेशन पता चल गया, रिसेप्टर कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, और ये भी पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप में ये जो रिसेप्टर है वो लाइगेंड से जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब लाइगेंड टीएनएफ से जहां वो बाइंड करेगा, लाइगेंड टीएनएफ से लाइगेंड रिसेप्टर जहां बाइंड करेगा, आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, ठीक। जहां ये बाइंड किया तो ये जो रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक वाला एरिया है, डोमेन है जैसे आप कह सकते हो, उसमें आपको क्या नजर आएगी, चेंजिंग नजर आएगी। फिर से बात करते हैं, पहले स्टेप में क्या था, रिसेप्टर लाइगेंड से जाके बाइंड कर रहा है, टीएनएफ रिसेप्टर टीएनएस लाइगेंड से जाके बाइंड कर रहा है, ठीक। उसने बाइंड किया, बाइंड करते ही जो साइटोसोलिक डोमेन है उसमें आपको चेंजिंग नजर आ जाएगी, ठीक है। जहां उसमें चेंजिंग आपको नजर आएगी, वहां पे उस चेंजिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे FADD वॉयलेट कलर में दिख रहा होगा, FADD है ना, FADD दिख रहा है, जो कि एक डेथ डोमेन है, ठीक है ना, वो जो कि डेथ डोमेन है और साइटोसोलिक जैसे एरिया में बैठा हुआ है, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि ये जो FADD है ना, ये खुद 70 एमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है ना, ये खुद 70 एमाइनो एसिड का बना होता है। अभी क्या है कि इसकी वजह से जितने भी आसपास के एडेप्टर प्रोटीन्स होंगे जो हमारी इस प्रोसेस को इंड्यूस करेंगे, ठीक है ना, इस एक्सट्रिंसिक प्रोसेस को इंड्यूस करेंगे एपोप्टोसिस के, वो एडेप्टर प्रोटीन जो है उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। तो पहले क्या हुआ, रिसेप्टर लाइगेंड से बाइंड हुआ, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो FADD डेथ डोमेन रिसेप्टर था उसमें आपको चेंजिंग, उसमें देखो कहीं कहीं पे किसी डायग्राम में आपको FADD दिखेगा, कहीं पे आप TRADD की बात करें, ये दोनों ही डेथ डोमेन प्रेजेंट, मतलब ये डेथ डोमेन रिसेप्टर हैं, ठीक है, FADD डेथ डोमेन है, ठीक है, जो कि चेंजिंग करता है, मतलब उसमें चेंजिंग होता है लाइगेंड जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो, ठीक है। अभी जहाँ ये सारा प्रोसेस हुआ तो जितने भी आपके एडेप्टर प्रोटीन हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और एक्टिव होकर इनसे आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा,
अब जहाँ ये एक्टिव FADD क्या करेगा, ये एक्टिव हो गया। अब इससे आके क्योंकि हमारा जो आसपास के अडेप्टर प्रोटीन थे उससे आके जुड़ गए, तो अब ये FADD क्या करेगा, आगे चलकर प्रोकैस्पेस 8 से बाइंड करेगा। ये किससे बाइंड करेगा, ये आप देख सकते हो, ये मैं डायग्राम में कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, प्रोकैस्पेस 8 से जाकर ये आगे फर्दर बाइंड करेगा, ठीक। और फिर एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं डिस्क, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क, ठीक है। डिस्क का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क का फुल फॉर्म है डेथ। डिस्क का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स डेथ, ओके, D फॉर डेथ, I फॉर इंड्यूस, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, I फॉर इंड्यूस, S फॉर सिग्नलिंग, S फॉर सिग्नलिंग और C फॉर कैस्पेड, ठीक है। तो डेथ इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेड, ओके। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो FADD है वो क्या करेगा, प्रोकैस्पेस 8 से बाइंड कर जाएगा, और जहाँ वो प्रोकैस्पेस 8 से जाकर बाइंड करेगा उससे मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे आप डिस्क कह सकते हो, ठीक है, डिस्क कह सकते हो, ठीक। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोकैस्पेस 8 है इसमें क्या होने वाला है, क्लीवेज। इसमें जब क्लीवेज होगा तो अब ये क्या बनाएगा, कैस्पेस 8 बनाएगा। अब फिर कैस्पेस 8 से क्या बनेगा, प्रोकैस्पेस 3 बनेगा, और फिर प्रोकैस्पेस 3 से क्या बनेगा, कैस्पेस 3 बनेगा। जहाँ कैस्पेस 3 बन गया तो न्यूक्लियर की जो एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड करने लगेंगे, और जहाँ वो एंजाइम डिग्रेड करेंगे उसके लिए क्या होगा कि वहाँ पे सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या होगा, इन्हिबिशन होगा। जहाँ इन्हिबिशन हुआ तो उसके पहले जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस का एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये जो एंजाइम की न्यूक्लियस है यानी न्यूक्लियस है जो अंदर पड़ा है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी वो DNA को ब्रेक कर देगा और हमारा एपोप्टोसिस का पाथवे हो जाएगा। तो किस तरीके से एक्सटर्नल सिग्नल हमारा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली हमारा ये पूरा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस है, ठीक है ना। पहले लाइगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड हुआ जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक डोमेन में चेंजिंग हुई, और उसके बाद उसकी चेंजिंग की वजह से जो हमारे डेथ डोमेन रिसेप्टर थे उसमें चेंजिंग हुई जो कि 70 अमीनो एसिड का बना था। उसके बाद उसके आसपास के एडेप्टर प्रोटीन्स जो है उससे आके जुड़ गए, और उसके जुड़ने की वजह से हमारा जो FADD था उसने प्रोकैस्पेस 8 से बाइंड किया जाके, एंड देन उसने फिर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने डिस्क कहा, डेथ इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेस। एंड उसके बाद फिर प्रोकैस्पेस 8 में क्लीवेज स्टार्ट हो गई जिससे कैस्पेस 8 का फॉर्मेशन हुआ, कैस्पेस 8 से कैस्पेस 3, प्रोकैस्पेस 3 और प्रोकैस्पेस 3 से कैस्पेस 3। फाइनली कैस्पेस 3 क्या कर रहा था, न्यूक्लियस के एंजाइम को डिग्रीगेट कर रहा था, और उसके लिए वो सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर जो भी इनहिबिटर बैठा होता है उसको पहले डिग्रीगेट करता है, उसको पहले ब्रेक करता है, तब जाके वो न्यूक्लियस के एंजाइम तक पहुंच पाता है और उसको डिग्रीगेट करता है। जहां उसको डिग्रीगेट करेगा वहीं पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वो ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे काम करता है। आई होप कि ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया है तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक, लेकिन मैंने ये आपको एज अ एग्ज़ाम के बेस में जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको रिवीजन करना होता है, उस बेस पे मैंने ये बनाया है। आई होप कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहे, और इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।